नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाते चले, जहां पर तेल की कीमतों में एक बार फिर से सरकार की तरफ से बढ़ोतरी कर दी गई है और तमाम बड़े आप देखिए किस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। आज यहाँ पर आप देखिए पहले 3 रुपए बढ़ा दिया गया, अब 90 पैसे और बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे और बढ़ गए हैं और प्रति लीटर के हिसाब से ये बढ़ोतरी हो गई है। 4 दिन पहले 3.3 यहाँ पर रुपए बढ़ाए गए थे और 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पार हो चुका है और डीजल में 17 में आप देखिए किस तरह से यहाँ 90 से ऊपर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आप देखिए किस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। और बताते चले लगातार आप देखिए किस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर पूरी तरह से ये दाम बढ़ गए हैं और अब केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भी ये दाम पूरी तरह से बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों और किल्लत का असर अब साफ साफ देखने को मिल रहा है। जहां पर आपको बताते चलें कि बिहार की बात करें तो 200 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्थान के अंदर ड्रम में डीजल नहीं देने पर विवाद हो गया है, पेट्रोल पंप पर संचालक आज हड़ताल पर चले गए। फिर मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा में बिक्री की लिमिट तय कर दी गई। उज्जैन में कथावाचक की तरफ से भी ईंधन बचाने की शपथ दिलाई गई। हरियाणा में पेट्रोल प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंचा और कई शहरों में 10 की पार कीमत पहुंच गई है। फल, दूध, घी आधा सामान आप देखिए किस तरह से महंगा हो गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए पंजाब के चंडीगढ़ की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल का रेट यहाँ 1 रुपए तक बढ़ सकता है, बढ़ गया है। पठानकोट में भी सबसे महंगा देखा गया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप देखिए रायपुर में पेट्रोल 104.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। ऑटो और स्कूल वाहनों में किराया बढ़ सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आखिर बढ़ोतरी क्यों हो रही है ये सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है और ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे और अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। और क्रूड की कीमतें बढ़ने से ही तेल कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठा दिया है। तो जाहिर तौर पर अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि अगर इसी तरह से रहा तो फिर बेस प्राइस से 4 गुना तक यहाँ कीमत जो है वो बढ़ सकती है। और इसी पर अब आप देखिए किस तरह से कच्चे तेल की कीमत यानी कि बेस प्राइस और अगर ये बढ़ जाती है तो करीब 90% क्रूड विदेशों से आयात करता है देश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीद गए जो बैरल है इसके हिसाब से प्रति लीटर तेल की कीमत तय होती है। फिर रिफाइनिंग और कंपनियों का चार्ज होता है, केंद्र सरकार की यहाँ एक्साइज ड्यूटी लगती है और फिर डीलर का कमीशन आ जाता है, राज्य सरकार का वैट आ जाता है। और ये तमाम जब चीजें मिल जाती हैं तो जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कि डीलर कमीशन 10%, स्टेट टैक्स 20%, क्रूड ऑयल और रिफाइनरिंग के लिए 45% और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी कि ये 25%। और अब भारत की तेल खरीद में रूस की जो हिस्सेदारी है, क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि आपको वेनेजुएला से या फिर रशिया से तेल खरीद लेना चाहिए, लेकिन 2021 और 22 में 2.1% यहाँ पर हिस्सेदारी रही है और फिर 22 से 23 में 19.10%, 23 से 24 के बीच में 33.4% और 24 से 25 के बीच में भारत की जो तेल खरीद है उसमें रूस की हिस्सेदारी 35.10% रही। तो ये तमाम आप देखिए सवाल जो उठाए जा रहे हैं इनके जवाब लेना जरूरी है कि आखिर विपक्ष की तरफ से सवाल क्यों उठ रहे हैं और तेल की कीमतें अगर बढ़ गई हैं तो इस पर निजात कितनी जल्दी सरकार पहुंचाएगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। योगेश कुमार हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी स्वागत। रत्ना पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। योगेश कुमार, नाम सही कर लीजिए प्लीज गेस्ट का। चले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही मैं सबसे पहले जवाब लेना चाहूंगी। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अपने तो आप लोग यात्राएं नहीं छोड़ रहे हैं, यात्राएं पूरी तरह से चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ रही हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर काम आप लोगों को करने की जरूरत है। आशा जी,
नाम सही करा लीजिए, अश्वनी शाही नाम है हमारा। मैं जानती हूँ। और योगेश कुमार आ रहा है जी। देखिए आशा जी, इस समय वैश्विक संकट है, पूरे विश्व में युद्ध का दौर है, और जहां पर सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, अमेरिका में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है, वहां भी 44% तक कीमतें बढ़ी हैं। हिंदुस्तान में लगभग 70 से 72 दिन तक सरकार ने एक शॉक एब्जॉर्बर की तरीके से अपने ऊपर पूरा झेला। उसके बाद जब कंपनियों का घाटा ज्यादा हुआ तो तेल के दाम बढ़ाए गए, और अगर ये संकट अभी इसी तरीके से बना रहता है तो कुछ दाम और अभी बढ़ेंगे। आज विपक्ष इसमें आए तौबा मचा रहा। विपक्ष को वैश्विक संकट नहीं दिख रहा होगा, या जो भी हो, उनको पूरे विश्व का नहीं दिख रहा होगा। वैसे तो हंगर इंडेक्स में भारत को 125वें नंबर में या पहले नंबर में कर देते हैं, कहते हैं कि हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम श्रीलंका से पीछे हैं, बहुत सी चीजें ये लोग कहते हैं। मगर इस देश ने ये भी दिन देखा है कि देश के प्रधानमंत्रियों ने देश से एक दिन उपवास मांगा है। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह दे कि उपवास करिए तो विपक्ष तो आत्महत्या करने पर तुल जाएगा कि क्या कर दिया इन्होंने, उपवास, इनकी औकात नहीं है खाना खिला सके। अभी तो कहते हैं कि अनाज बांट रहे हैं, जबकि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में अभी ऐसा कहीं नहीं है कि पैसे की कमी है। हिंदुस्तान से बाहर जाकर शादियां करने, छुट्टियां मनाने इटली और बैंकॉक जो लोग जाते हैं, लंदन जाते हैं, उनके ऊपर रोक। कहा कि भाई आप मना नहीं किया, कोई अध्यादेश नहीं, कोई कानून नहीं, एक निवेदन किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और रही बात, आज जिस तरीके से कांग्रेस के लोग हल्ला मचा रहे हैं, 2004 से 14 के बीच में 147% पेट्रोलियम का दाम इन लोगों ने बढ़ाया था। हम लोगों ने अभी 70-72 दिन तक सरकार ने वो किया। पेट्रोलियम 3.2 लाख करोड़ का हमने इनका ऑयल बॉन्ड अभी मार्च में चुकता करके खत्म किया है। बहुत सी चीजें ऐसी थी, इन लोगों की सरकार थी, सोना गिरवी रखा जाता था, देश की ये स्थिति थी। आज देश के हालात खराब नहीं है, संयम बरतने के लिए कहा गया है। ठीक है, संयम बरतने के लिए कहा गया है जी। अश्वनी शाही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ समय के साथ साथ संयम बरतने की बात हुई है, अपील की गई है, लेकिन विपक्ष तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि शुरुआत हुई शास्त्री जी से। शास्त्री जी ने पहले खुद अपने परिवार सहित व्रत रखा था और तब देश से आह्वान किया था, और उस आह्वान के बाद भी रोना पिटना टीवी पे आकर शुरू नहीं कर दिया था कि भाइयों बहनों अब तेल मत खाओ, पकौड़ा मत खाओ, कहीं घूमने मत जाओ, कुछ घर में रहो, सोना मत खरीदो। किसी भी प्रधानमंत्री ने देश में आज तक रोया पीटा नहीं है, क्योंकि 12 साल में ये पहली परंपरा है कि देश के प्रधानमंत्री गाए बगाए टीवी चैनल्स पर आकर मंचों से रोना पिटना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, उसके बाद क्या किया, और उसके पहले अगर ये बात करते हैं सिर्फ कि ईरान युद्ध के कारण महंगाई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है भारत के केस में, क्योंकि पिछले 6 महीने की बात की जाएगी तो तभी से हमारा FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सब कुछ निकलना खत्म हो चुका है। रुपया लगातार गिर रहा है, वो केवल ईरान युद्ध से गिरना शुरू नहीं हुआ। और ईरान युद्ध के कारण हमें संकट क्यों है? क्योंकि हमने अपने ईरान जैसे सबसे अच्छे दोस्त को इजराइल के चक्कर में ट्रंप के दबाव में खोया है, तो हम उसकी भरपाई करेंगे ही। रशिया हमें सस्ता तेल देता था, वो सारा अंबानी को दिलवाया जाएगा, और सरकार खुद नहीं खरीद पाएगी क्योंकि ट्रंप ने इजाजत नहीं दी। 1 महीने कहा था तो यस सर बन के गए थे मोदी जी, जिस दिन खत्म हुई मियाद मोदी जी ने कहा ओके सर राइट, नहीं लूंगा। उसके आगे की बात करती हूँ, इन्होंने कहा ये खाना दे रहे हैं, ये घर से नहीं लाए हैं खाना। रत्ना पांडे जी, मैं इतना बताना चाहती हूँ, शाही जी, फूड एक्ट, राइट टू फूड एक्ट अच्छा जी, देखिए अब रशिया से एक मुट्ठी अनाज भी अपने घर से नहीं लाए। कितना हल्ला मचाता है कि रशिया से तेल नहीं लेंगे, अंबानी को दिलवाएंगे। तो अंबानी और अडानी जो है, इन लोगों के तो मतलब राहुल गांधी के आंखों के जो है वो नासूर हो चुके हैं, क्योंकि देश में
उन लोगों ने देश को का सम्मान बढ़ाया है, देश के बड़े व्यापारी हो, टाटा हो गए, बिरला हो गए, लेकिन कांग्रेसियों को शायद चंदा नहीं दिया होगा, जहाज नहीं दिया होगा। पहले तो रिलायंस के जहाज पर घुमा करती थी सोनिया गांधी, तब कोई विरोध नहीं था, लेकिन अब विरोध है और रहेगा। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि रसिया से तेल नहीं लिया जा रहा है। इन लोगों ने कितना तेल लिया था? 0.02% इनकी सरकार लेती थी। तेल लेना तो हम लोगों ने ही शुरू किया था। और एक प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं रोना पीटना जवाहरलाल नेहरू मचाया करते थे, आइए जमा करिए। इंदिरा जी ने सोना जमा कराया और सबका देश का सोना कहाँ गया कोई हिसाब नहीं है। देश का जो बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने उसका हिसाब नहीं देंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफिकेट झूठे राहुल गांधी इस समय देश के उसमें हो गए। देश के लिए क्या काम किया है वो जनता समझती है। अश्विनी शाही जी, एक सेकेंड। पीयूष जी, क्या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इस वक्त संकट बना हुआ है उसकी वजह से देश में ऊर्जा संकट नहीं है, कुछ और वजह है? वो जरा समझाइए पहले। देखिए, जो इंडिया में अभी फ्यूल का रेट्स बढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। उसके अलावा कोई रीजन समझ में नहीं आता है। उसकी वजह से दो इशू हुए हैं। पहला तो ये जो क्रूड ऑयल है, जब भी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है तो क्रूड प्राइस में बहुत ज्यादा सा उछाल आता है। दूसरा जो रूट है, जो हमारा सी रूट होता है जिसके थ्रू क्रूड आता है, शिप्स में आता है, उसमें बहुत ज्यादा डिसरप्शंस हैं। जब तक वो डिसरप्शंस रहेंगे तब तक ये महंगा रहेगा। जो हमारी लैंडेड कॉस्ट होती है, हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, वो यूएस डॉलर एंड द फ्रेट, ये तीन चीजें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंडिया में फुल फ्यूल कॉस्ट के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है। इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। दूसरा, इंडिया जो है वो एक कंट्री है जो 85% अपना फ्यूल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करती है। तो अगर बाहर कुछ भी होगा तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा ही और पड़ेगा। साथ में ये बताइए कि ये जो तेल कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, ये भी सच है कि नहीं है? जिसमें इंडियन ऑयल है, फिर भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण ये घाटा झेल रही हैं कि नहीं झेल रही हैं, वो भी बताइए जरा रत्ना पांडे। जितना मुझे नॉलेज है, ऑयल कंपनीज में दो सेक्शन होते हैं। एक होता है रिफाइनरी, एक होता है मार्केटिंग। रिफाइनरीज जो क्रूड लेके आती है और उसको प्रोसेस करती है और पेट्रोल डीजल बनाती है। मार्केटिंग जो रिफाइनरी से माल लेती है और आगे माल बेचती है। अगर हम मार्केटिंग मार्जिन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस है, जो मुझे लगता है आज की डेट में शायद 16 रुपए से 20 रुपए के आसपास पर लीटर होना चाहिए पेट्रोल पे, और लगभग 38 रुपए से 45 रुपए के बीच में होना चाहिए डीजल पे। लेकिन अगर हम दोनों को मिला के बात करेंगे, रिफाइनरीज मार्जिन प्लस मार्केटिंग मार्जिन, तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लॉस होता है तो कैश लॉस होता है। 8.3% पर तो थोक महंगाई दर पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है? अप्रैल की अगर हम बात करें तो 8.3 पे है कि नहीं? जब भी उसे भी तो झुकाया नहीं जा सकता। तो ये प्राइसेस तो जब भी प्राइस बढ़ेंगे इन्फ्लेशन पे रेट आएगा ही आएगा। जब इन्फ्लेशन आएगा तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों पिक्चर में आएंगे और अपने मॉनेटरी और फिस्कल मेजर से महंगाई को कंट्रोल करेंगे। लेकिन फ्यूल प्राइस देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टेक एन एक्सट्रीम व्यू। या तो सिर्फ जनता की सुने और प्राइस ना बढ़ाए, या सिर्फ कंपनियों की सुने। गवर्नमेंट को एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाते रहे ताकि थोड़ा बर्डन कंपनी पे ना बढ़े, क्योंकि ये जो तीन कंपनियां हैं हमारी वाली अच्छा, ये बताइए कि जो इससे पहले नहीं, ये बताइए ना कि एक्साइज ड्यूटी जो 10-10 रुपए घटाई गई थी उस पर भी चर्चा कर लेते ना, क्योंकि पेट्रोल की जो ड्यूटी थी वो 13 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से छूने कर दी गई। तो केंद्र सरकार की ओर से तो ये 1 लीटर पेट्रोल पर कुल 21.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी। अब इसमें कमी आई है कि नहीं आई? मैं उसी पे आ रहा था कि मेरा ये कहना है कि ये जो सिचुएशन है, एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं कर सकते कि आप सिर्फ जनता की सुने या सिर्फ कंपनी की सुने। जो हमारी तीन कंपनियां हैं उनका ध्यान नहीं दिया गया तो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30,000 लोग काम करते हैं। ये लोग लाख करोड़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे वेंडर्स को काम मिलता है। तो इनका भी, और बहुत जो प्राइस रिविजन हुआ है अभी, ये 4 साल के बाद 2022 में प्राइस बढ़े थे, उसके बाद आज प्राइस रिविजन किया गया है। हाँ। रही बात और 10 से 20% बढ़ाया गया है अलग अलग देशों के अंदर, जिसमें 10 से 20% बढ़ाया गया है श्रीलंका और पाकिस्तान, नेपाल के अंदर। एक सेकेंड आ रही हूं मैं रत्ना जी, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं ना अर्थशास्त्री से।
उसके बाद मैं हाँ, करती हूँ। जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, उसमें दो टैक्स होते हैं। एक एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, और वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट में लगाया जाता जी। है। देखने वाली बात यह है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो पर लीटर होती है, तो प्राइस कितना भी बढ़े वो फिक्स रहेगा। लेकिन जो स्टेट के वैट वैट रेट है वो परसेंटेज पे है। अगर प्राइस 80 रुपए है तो अगर 25% आपका वैट है तो 20 रुपए होगा। अगर प्राइस 100 रुपए होगा तो वैट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वो आए और अपना जो रेवेन्यू उनको एक्स्ट्रा आ रहा है बिकॉज प्राइस बढ़ गया, उसको फॉरगो करें और प्राइस पे कंट्रोल किया जाए। तो मतलब अब स्टेट्स को यह भागीदारी देने की जरूरत रह जाती है। रत्ना पांडे जी जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए प्लीज। जी, मैं पीयूष मिश्रा जी को ये बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो दो बातें कही, पहले कहा कि हमने भारत सरकार ने काफी खर्चा उठाया है, अब जाके जनता का बोल रहे हैं दाम बढ़ाया। जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता था तब क्या भारत सरकार ने जो मुनाफा कमाया उसे जनता को दिया था? नहीं दिया ना। पिछले 7-8 सालों से जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी आप लगातार हमारा रेट बढ़ाते चले जा रहे थे, जनता को महंगा पेट्रोल मिल रहा था। दूसरी बात करती हूँ, पीयूष जी ने सी रूट की बात की है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसने सलाह दी थी कि चाबहार से बाहर आ जाइए? चाबहार एक ऑप्शनल रास्ता था जिससे कि हॉर्मुज स्ट्रेट की हमारी निर्भरता कम हो जाती। किसने ये दिव्य ज्ञान का चक्षु बांटा था? क्योंकि ट्रंप का दबाव है। ये सारी दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी इस कदर दबे हुए हैं कि ट्रंप के सामने खड़े होने की बात नहीं करते, और इस चक्कर में भारत की जनता को पूरी तरीके से पीसा जा रहा है। बिल्कुल जो होना ही नहीं चाहिए। आपने इन्होंने अभी बोला, मुझे एप्स्टीन का मामला, आशा जी 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। आशा जी कंप्लीट करने दीजिए। अगर इन्होंने जो भी कुछ किया, तो अभी भाई साहब ने बोला अडानी से हमें चिढ़ है। अडानी को आप पूरी दुनिया, भारत का सारा जमीन 75% नाम लिख चुके हैं, लेकिन अडानी एक भी रोजगार सृजित क्यों नहीं करता? मैं आपको जो दिखा रही थी, जिसे आपने शायद ओवरलुक किया, ये यूएस असेंबली का है डेटा। $25.8 बिलियन इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनीज ने इंडिया से निकाल लिया है। ठीक है ना? तो ये हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी, और इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री की गलत नीति है। भारत में वो वातावरण नहीं है कि यहाँ पर एप्स्टीन मुद्दे को लेकर भी जवाब दीजिए, और यूएस के अंदर जो बातचीत चल रही है कि भारत के अंदर से इतना पैसा निकाल लिया गया है, उस पर भी जवाब दीजिए। भारत के अंदर पैसा आ भी तो रहा है। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है। भारत के अंदर देखिए, अभी बीच में नहीं, रत्ना जी बीच में नहीं, कहीं पैसा नहीं आ रहा है। रत्ना पांडे जी, रत्ना जी बीच में नहीं। अगर पैसा आ रहा, रत्ना पांडे जी जवाब बीच में नहीं। मैंने आपको उदाहरण देता हूँ, तो क्यों दिखाते हैं आप लोग अपना? अरे प्लीज इस तरह से नहीं। रत्ना पांडे जी जवाब ले लीजिए प्लीज। अभी एप्स्टीन मुद्दा आपने उठाया है, संसद की बात आपने यूएस की करी है, तो उसका जवाब लीजिए प्लीज। जी, मैं उसी का जवाब देना। देखिए, हमारे यहाँ से सेमीकंडक्टर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर गए, वहां का इन्वेस्ट आ रहा है। तो ये तो विदेशी चीजों पर भरोसा करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जन्म हुआ है इटली में, इसलिए विदेशी। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल के दाम कम थे तो देश की सरकार ने पैसा कमाया। चुप रहिए, बिना मतलब में बोलती रहती है। आशा जी, ऐसे नहीं होता। रत्ना पांडे जी प्लीज, रत्ना पांडे प्लीज सुनिए। अरे सुनिए ना प्लीज, रत्ना पांडे जी। अरे रत्ना पांडे जी, अश्विनी शाही जी एक सेकंड वेट कीजिए। रत्ना पांडे जी, ये तेलंगाना, अरे रत्ना पांडे जी प्लीज, पर्सनल टिप्पणियां नहीं प्लीज। अश्विनी शाही जी आप भी थोड़ा सा पर्सनल टिप्पणियां नहीं प्लीज, क्योंकि मुद्दे की बात चल रही है। ये हैदराबाद, अरे रुकिए ना अश्विनी शाही जी, रुकिए ना प्लीज। रत्ना पांडे, ये हैदराबाद के अंदर रेट क्या है इस वक्त पेट्रोल का, आप जानती हैं? तिरुवनंतपुरम के, अरे रुकिए ना अश्विनी शाही जी एक सेकेंड, अश्विनी शाही जी एक सेकेंड। तिरुवनंतपुरम के अंदर क्या रेट है इस वक्त? मैं तो बोल रही हूँ वैट सेट का नहीं, मुझे वैट पे जाना ही नहीं है ना। तिरुवनंतपुरम के अंदर केरल की बात हो रही है, जहां आपकी सरकार है। अरे सुनिए ना रत्ना पांडे, 111 पेट्रोल का रेट है, 111.71। और उसके बाद नहीं, सुनिए ना प्लीज, वैट की बात नहीं है, पहले रेट की बात सुन लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हैदराबाद 111.88।
यहाँ पर आप लोग कम कर देते, शुरुआत कर लेते यहाँ से। आप ही हमेशा विपक्ष हर चीज की शुरुआत करेगा, तो आप शुरुआत कर लेते ना। हमेशा हमारी सरकारें करें, इनकी सरकार क्या कर रही है? ये खाली रैली करेंगे, सवाल करेगा। ये स्काई शो रत्ना पांडे जी, जिस दिन ये बता के जाएंगे कि आप तेल मत खरीदिए, उस दिन स्काई शो होगा और वहाँ वाई बनाया जाएगा, उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगेगा। रत्ना पांडे जी सिर्फ अपील करी है, प्रधानमंत्री ने अपील करी है कि ऐसा कर लीजिए तो आने वाले संकट से बच जाएंगे। लेकिन नजर थोड़ा सा उन राज्यों की तरफ भी घुमाना जरूरी बन जाता है जहां पर आप लोग सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने बीजेपी जहां पर आपका राज्यों में सिक्का क्या चल करवा रहा दिया? है। अश्वनी शाही जी बीजेपी जवाब शासित दीजिए जरा राज्यों ने अभी। क्या कर दिया? वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्योंकि दो राज्यों के अंदर, इनको शांत कराइए। तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद के अंदर 111 रुपए से ऊपर है पेट्रोल का, हिमाचल में भी बढ़ाया और हिमाचल में तो 5 रुपए ज्यादा बढ़त हो जाती। एक सेकेंड आ रही हूं मैं, जल्दी बोलिए अश्वनी शाही जी। पीयूष जी एक सेकेंड। देखिए अभी इन लोगों ने कहा कि तेल के दाम कम हुए थे तो कमाया सरकार ने। 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हुआ है। सड़कें एंटोनियो माइनो नहीं बनवा कर गई थी, ये मोदी सरकार में बना है। और मोदी जी की अम्मा भी नहीं बना रही थी। अरे मोदी जी की अम्मा भी नहीं बना रही थी। रत्ना पांडे जी ये पर्सनल टिप्पणियां नहीं इस तरह से मैं लूंगी डिबेट में, प्लीज इस तरह से। ये दोनों की आवाज को डाउन कीजिए पहले, एक बात दोनों की आवाज को डाउन कीजिए प्लीज। बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ना तो राहुल गांधी के लिए ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। प्लीज ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक दूसरे को गाली गलौज करने के लिए नहीं है। पीयूष जी ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। देखिए जो नहीं, मुझे सुनना नहीं है, पर्सनल टिप्पणियां मुझे बिल्कुल नहीं सुननी है। मुझे पेट्रोल और डीजल की बात करनी है, दैट्स इट। चलिए पीयूष जी। तेलंगाना में 27% वैट है, जो कि बहुत ज्यादा है। एक मेन रीजन ये है कि जो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना वैट का बेनिफिट पास ऑन नहीं किया कस्टमर्स को, और हाई वैट पे वो लोग अपना पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पे अब जब प्राइस बढ़ चुके हैं, अगर 4 रुपया पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है और अगर 25% रेट है तो 1 रुपया ऑन अकाउंट ऑफ वैट बढ़ा है, वो इंक्रीमेंटल बेनिफिट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ना कि आम जनता को। तो अभी चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे कांग्रेस रूल्ड स्टेट हो, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वैट रेट कम करे ताकि इन रेटों में कुछ कमी आ सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना रिसोर्स था वो अपना कम कर चुके हैं और ज्यादा रिसोर्स से कम करने के चांसेस नहीं है। और अगर हम और प्राइस कम करेंगे तो जो ऑयल कंपनीज हैं वो सीक हो जाएंगी, वो बहुत ही मुश्किल है। और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं अभी स्लोली स्टडी शायद थोड़े थोड़े और बढ़ सकते हैं टाइम टू कम। लेकिन उसके साथ अश्वनी शाही जी बोलिए, वो कह रहे हैं कि वैट को कम करना पड़ेगा राज्य सरकारों को, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर जाकर बच सकते हैं। देखिए आशा जी, विपक्ष को बहुत चिंता है देश की, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो एक तो वैट के बारे में आपने भी बोला, पीयूष जी ने भी बोला। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि ये एक वोट लेकर आए कि हम जहां जहां हम लोग हैं वहां पर डिमांड करें, राहुल जी एलओपी हैं, वो डिमांड करें कि इस पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, आधी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो राहुल गांधी जी ने वो नहीं करना है। चैरिटी अगर शुरू करनी है तो अपने ही घर से शुरू कीजिए ना प्लीज। रत्ना पांडे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, आप ही शुरुआत कर लेते, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मैं भी तो कह रही हूँ मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, देश चला रहे, प्रधानमंत्री हैं, बहुत तो उन्हें विश्व गुरु, विश्व मानव और नॉन वायलेंस चलाने दीजिए ना, उनकी जिम्मेदारी है तो देश चला रहे हैं, तो वो जाके कर ले सबसे पहले। चलाने दीजिए उनको, उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अश्वनी आप लोगों की विपक्ष की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ हो हल्ला मचाना है, तो आप लोग करते रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रत्ना पांडे जी, देश को बेचा है आपने, लोकतंत्र को बेच रहे हैं आप, नोटबंदी, जीएसटी सब आपका फेल्योर। रत्ना पांडे जी सबसे ज्यादा राज किया है कांग्रेस पार्टी ने, सबसे ज्यादा। बम्बई एयरपोर्ट भेज दिया किसी विदेशी को, दिल्ली का एयरपोर्ट भेज दिया किसी विदेशी को, बेचा तो आप लोगों ने है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ आम लोगों की आप देखिए जेब पर किस तरह से ये बड़ा असर देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। लेकिन जो एहतियात और गाइडलाइंस बोली गई है, अपील की गई है कि पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए और राजनीति को दूर हटकर इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि ठीक है, विपक्षी पार्टियां हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली तरीके से ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन हैदराबाद
और तिरुवनंतपुरम की तरफ भी थोड़ा सा नजर घुमाने की जरूरत है, जहां पर 100 नहीं 111 तक रेट पहुंच गया है और उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।